Good morning, friends. Important highlight of 47th GST Council meeting held at Chandigarh on 28 and 29 June. We are discussing important highlight from the press release issued by the GST Council, and importantly, it is on 4 broad parameters. First, there is change in GST rate for specified goods or services, either to done away with the inverted duty structure or rationalize the GST rate on specified goods or services. And there are certain exemptions which is either rationalized or withdrawn on specified goods or services. ये प्रेस रिलीज मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डली पड़ी है, आप प्रेस रिलीज को डाउनलोड कीजिए। मैं इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो हैं वो आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। 4 ब्रॉड पैरामीटर होंगे कि जीएसटी के रेट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज कहाँ कहाँ चेंज हुए। इंपॉर्टेंट आइटम मैं पिक करूंगा, डिटेल्ड आप प्रेस रिलीज में देख सकते हैं। एंड इट इज टुवर्ड्स कि इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर जो होता है कि इनपुट पे रेट हायर है, आउटपुट पे रेट कम है, इसको हटाने के लिए कई स्पेसिफाइड प्रोडक्ट गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर जीएसटी रेट चेंजेस किए गए। कुछ अदर जीएसटी रेट रैशनलाइज किए गए, कुछ एग्जेम्पशन जो मिलती थी उनको विड्रॉ किया गया। ये पहला ब्रॉड पैरामीटर होगा। सर्टन मेजर which is being announced under trade facilitation, यानी उन्हें नाम दिया to facilitate the trade, certain measure उन्हें announce किए, recommend किए। Third, they are going to issue a circular, यानी department circular issue करेगा on certain issues to provide clarity and to avoid unwanted litigation, dispute in terms of interpretation। तीसरा ब्रॉड पैरामीटर। एंड चौथा ब्रॉड पैरामीटर है compliances, the ease of business with respect to compliances under GST law। Let's start with wherever GST rate which is being changed, important मैं कुछ पिक कर रहा हूं, डिटेल लिस्ट आपके पास प्रेस रिलीज में है, आप चेक कीजिए। वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज for construction of road, bridge, railway etc. जीएसटी के रेट 12% से 18% हो गए। When services, works contract services provided to central government, state government or local authority for construction of historical emoluments, educational institution, hospital, जीएसटी रेट 12% से 18%। इवन सब कॉन्ट्रैक्टर भी अगर इसमें होगा, टू अवॉइड एनी डिस्प्यूट, जीएसटी रेट इज चेंज फ्रॉम 12% टू 18%। ऑन कट एंड पॉलिश डायमंड्स जिस पे 0.25% लगता था, नाउ जीएसटी रेट गोइंग टू बी 1.5%। सो दिस इज a direct impact on this diamond industry in Surat। E-waste which is being generated and supplied, GST rate changing from 5% to 18%। So these are the broad important line item। उन्हें ये भी कहा कि refund of accumulated ITC आपको edible oil and coal के ऊपर नहीं मिलेगा। So there are other changes as well, जैसा कि मैंने कहा प्रेस रिलीज में देख लें, स्पेसिफाइड गुड्स सर्विसेज जिस पे जीएसटी के रेट चेंज किए गए। अभी जो जीएसटी के रेट चेंज किए गए कब से एप्लीकेबल होंगे? एज पर दिस प्रेस रिलीज, दिस इज गोइंग टू बी एप्लीकेबल ऑन 18 जुलाई 2022। प्रेस रिलीज में ऐसा लिखा है, तो आप इस चीज को भी चेक कर लीजिएगा। गोइंग फॉरवर्ड कुछ एग्जेम्पशन है जो इन्हें विड्रॉ कर लिए, अब वो एग्जेम्पशन हमें नहीं मिलेंगे।
तो इम्पॉर्टेंट जो एग्जेम्पशन है वो मैं आपको बताता हूँ. ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स टू एंड फ्रो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट एंड बागडोगरा. अगर बिजनेस क्लास से आप जा रहे हैं तो एग्जेम्पशन आपको नहीं मिलेगा. इट इज ओनली फॉर इकोनॉमी क्लास. सर्विसेज बाय आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सेबी, even GSTN is now exemption is being withdrawn. Renting of residential immovable property for dwelling purpose to registered business entity exemption नहीं मिलेगा, even though it is being used for residential purpose. अगर residential immovable property आपने रेसिडेंशियल पर्पज के लिए दिया है बट कंपनी को दिया है और कंपनी रजिस्टर्ड है, एग्जेम्पशन आपको नहीं मिलेगा. प्रिजर्वेशन ऑफ स्टेम सेल बाय द स्पेसिफाइड ब्लड बैंक, एग्जेम्पशन जो मिलता था, दैट एग्जेम्पशन इज नाउ बीइंग विथड्रॉन. वो एग्जेम्पशन अब आपको नहीं मिलेगा. दो इंपॉर्टेंट चेंज. होटल एकोमोडेशन, आपको मालूम है जब रूम टैरिफ 1000 रुपीज तक होता था तो जीएसटी का एग्जेम्पशन था. अब ये एग्जेम्पशन विथड्रॉन. नाउ 12% जीएसटी रेट गोइंग टू बी एप्लीकेबल. सो रूम टैरिफ इवन अप टू 1000 रुपीज पर डे. Earlier exemption was there, now it is being withdrawn. It is now GST 12% rate applicable. In hospital industry, they are providing healthcare services. So their healthcare services are exempt. Now what is being prescribed and recommended? Room rent except ICU. If exceeding 5,000 rupees per day per patient, then GST going to be levied at the rate of 5% with no ITC on that room rent portion except ICU. यानी आप हेल्थ केयर सर्विस दे रहे हैं, हेल्थ केयर में लॉट मेनी सर्विसेज यू आर क्लबिंग टुगेदर. पहले रूम रेंट भी क्लब होती थी उसके अंदर और आपको एग्जेम्पशन मिल जाता था. अब उन्होंने कहा कि रूम रेंट अगर एक्सीडिंग 5000 रुपीज पर डे पर पेशेंट है तो आपको हेल्थ केयर सर्विस के नाम से अब एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा. जीएसटी 5% विथ नो आईटीसी. सो दीज आर द एग्जेम्पशन, स्पेसिफिक एग्जेम्पशन जिसको इनने विड्रॉ किया या रैशनलाइज किया. अब दो इंपॉर्टेंट चीजें जो उन्होंने क्लैरिफाई की, बहुत इंपॉर्टेंट. इलेक्ट्रिक व्हीकल विथ और विदाउट बैटरी पैक कंसेशनल रेट 5% जीएसटी लगेगा. लॉट ऑफ डिस्प्यूट, एडवांस रूलिंग, कॉन्ट्रेरी और लिटिगेशन स्टार्ट भी हो गया था. एटलीस्ट ए क्लैरिटी एंड रिकमेंडेशन बाय जीएसटी काउंसिल दैट इलेक्ट्रिक जो व्हीकल हैं विथ या विदाउट बैटरी पैक कंसेशनल रेट 5% लगेगा. एक और इम्पॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन जो इनने दिया जो बहुत इम्पॉर्टेंट था, जो रियल एस्टेट सेक्टर में lot of us we were demanding when you're developing a plot. So for developing a plot, either you're leveling the plot and installing drainage system, उसके बाद आप प्लॉट बेचते थे, तो क्या जीएसटी लगेगा? डिस्प्यूट चल रहा था. एडवांस रूलिंग भी कॉन्ट्रेरी आई हुई थी. रिकमेंडेशन इन 47 जीएसटी काउंसिल मीटिंग, इन्हें कहा कि अगर आपने लैंड को लेवल्ड किया है और ड्रेनेज सिस्टम वगैरह लगाया है, it will continue to be considered as a sale of land, which is neither a supply of goods nor supply of services in terms of Schedule 3. एक clarity and certainty. एक GTA से रिलेटेड उन्हें क्लैरिफिकेशन दिया कि GTA के पास ऑप्शन होता है फॉरवर्ड चार्ज में, या वो 5% फॉलो कर ले या 12% फॉलो कर ले. तो इस रिकमेंडेशन में ऐसा कहा गया कि जीटीए को 5% या 12% अगर ऑप्ट करना है अंडर फॉरवर्ड चार्ज, तो एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर ऑप्ट करना पड़ेगा. आरसीएम जैसे एप्लीकेबल है जहां जहां जीटीए की सर्विस फॉर स्पेसिफाइड रेसिपिएंट,
जो नोटिफिकेशन नंबर 13/2017 में आती हैं, दैट RCM विल कंटिन्यू टू बी एप्लीकेबल। अदर देन दिस, अगर फॉरवर्ड चार्ज है तो GTA के पास ऑप्शन होता था 5% या 12%, 5% विथ नो ITC, 12% विथ ITC। तो यानी अगर वो इस ऑप्शन को चूज करना चाहता है, he has to choose this option at the beginning of financial year। चलिए, ये मैंने आपको चेंजेस बताए pertaining to GST रेट चेंज। आइदर उन्हें GST के रेट चेंज किए या कई GST के रेट इसलिए चेंज किए टू डन अवे विद द इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर, एग्जम्पशन को रैशनलाइज किया या विड्रॉ किया। अब एग्जम्पशन में एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो हम सबको समझना है, एंड देयर वाज ह्यू एंड क्राई। देखिए, जो अनब्रांडेड फूड आइटम होते हैं, ग्रेन्स होते हैं, उस पर GST नहीं लगता, एग्जम्प्टेड। GST सिर्फ लगता है जो ब्रांडेड है, यानी एग्जम्पशन है जो अनब्रांडेड है या जो ब्रांडेड है पर उनने राइट टू दैट ब्रांड फॉरगॉन कर दिया है, एग्जम्पशन था। अब इन्होंने कहा इस एग्जम्पशन को, जो एग्जम्पशन आपको मिल रही है, इसको चेंज किया गया टू सर्टेन एक्सटेंट। क्या चेंज किया गया? उन्होंने कहा अगर कोई प्री पैकेज्ड या प्री पैकेज्ड या प्री लेबल्ड इन टर्म्स ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट फॉर रिटेल सेल आपने किया है तो ये एग्जम्पशन आपको अब नहीं मिलेगा। इवन दो आप कहेंगे मेरा ब्रांड नहीं है, बट उन्होंने कहा अगर ये प्री पैकेज्ड है, प्री लेबल्ड है फॉर रिटेल सेल इन टर्म्स ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट, ये एग्जम्पशन जो आपको मिलता था अनब्रांडेड के ऊपर या राइट पर्टेनिंग टू दैट ब्रांड इज फॉरगॉन, अब वो एग्जम्पशन आपको नहीं मिलेगा। सो यू हैव टू बी केयरफुल द मीनिंग ऑफ प्री पैकेज। कई बार होता है ना, हम क्या करते हैं रिटेल मार्केट में, अपना ही कोई एक पैकेट 1 kg का 2 kg का बना देते हैं प्री पैकेज, या प्री लेबल्ड कर देते हैं, अपना ही एक नाम डाल देते हैं उसके ऊपर फॉर रिटेल सेल, यानी अब उसके ऊपर आपको एग्जम्पशन नहीं मिलेगा। अब मैं आता हूँ ट्रेड फैसिलिटेशन पे। ट्रेड फैसिलिटेशन पे इन्हें क्या क्या अनाउंसमेंट किए और ट्रेड फैसिलिटेशन में इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट क्या क्या रहे। पहले 2 ट्रेड फैसिलिटेशन मेजर आपको बताऊं। यूनियन बजट 2022 फाइनेंस एक्ट 2022, सेक्शन 110 एंड सेक्शन 111 ऑफ फाइनेंस एक्ट 2022, 2 इंपॉर्टेंट चेंजेस थे। एक चेंज था नो इंटरेस्ट on reversal of wrongly availed credit but not utilized, and that too retrospectively from July 1, 2017। चूंकि फाइनेंस एक्ट का पार्ट है 2022 बट अभी तक नोटिफाई नहीं हुआ, तो GST काउंसिल ने यह कहा कि हम इसको एट द अर्लीस्ट नोटिफाई करेंगे। यानी अगर आपने कोई क्रेडिट गलत ले ली, रॉन्गली अवेल्ड बट नॉट यूटिलाइज्ड, आपने यूटिलाइज नहीं की है, अगर यूटिलाइज नहीं की है और अब आप रिवर्स कर रहे हैं, तो क्वेश्चन ये था इंटरेस्ट लगेगा या नहीं लगेगा। सेक्शन 50 सबसेक्शन 3 को अमेंड किया गया विथ रिट्रोस्पेक्टिव डेट बट येट टू बी नोटिफाइड, यानी अब इंटरेस्ट नहीं लगेगा ऑन रिवर्सल ऑफ रॉन्गली अवेल्ड क्रेडिट बट नॉट यूटिलाइज्ड। पर इस वीडियो में मैं ये बात भी अपनी रखना चाहूँगा आप सभी के सामने, क्या पेनाल्टी लगेगी अंडर सेक्शन 73 एंड 74? 73 नॉन फ्रॉड केस है, 74 फ्रॉड केस है, और वहाँ पे सो कॉज नोटिस इशू होती है आइदर फॉर नॉन पेमेंट ऑफ टैक्स, शॉर्ट पेमेंट ऑफ टैक्स, रॉन्गली अवेल्ड क्रेडिट और रॉन्गली यूटिलाइज क्रेडिट और इरोनियस रिफंड, यानी वहाँ पे पेनाल्टी का प्रोविजन आज भी एग्जिस्ट करता है। My humble submission to GST Council, when you have given the relief as a trade facilitation to the trade, that no interest on reversal of wrongly availed credit but not utilized, आप यही प्रोविजन पेनाल्टी के लिए भी डाल देते for 73 and 74, my submission।
अनदर ट्रेड फैसिलिटेशन मेजर ये है कि अगर आप डिस्टिंक्ट पर्सन हैं, यू आर अ डिस्टिंक्ट पर्सन, सो आपके मान लीजिए 4 रजिस्ट्रेशन हैं अंडर सेम पैन नंबर, और एक पर्टिकुलर रजिस्ट्रेशन के ई कैश लेजर में CGST एंड IGST ई कैश लेजर में मान लीजिए पैसा पड़ा है। एक पर्टिकुलर रजिस्ट्रेशन दिल्ली का मान लेते हैं, दिल्ली में पड़ा है, बट आपकी लायबिलिटी तमिलनाडु के रजिस्ट्रेशन में है। अब वहाँ के ई कैश लेजर में पैसा नहीं पड़ा, तो फाइनेंस एक्ट 2022 सेक्शन 49 में एक अमेंडमेंट किया गया विच इज येट टू बी नोटिफाइड, जिसके लिए GST काउंसिल ने कहा है कि एट द अर्लीस्ट इसको नोटिफाई करेंगे। आप क्या कर सकते हैं, डेली रजिस्ट्रेशन जहां आपके CGST एंड IGST ई कैश लेजर में पैसा पड़ा है, अब आप इस पैसे को दिल्ली से तमिलनाडु के रजिस्ट्रेशन में ट्रांसफर कर सकते हैं। CGST एंड IGST ई कैश लेजर फ्रॉम दिल्ली टू तमिलनाडु। एडवांटेज, ईज ऑफ बिजनेस। बट इसमें एक क्वेश्चन और आता था कि मान लीजिए मेरी लायबिलिटी तमिलनाडु में SGST की है, अब क्या मैं जो CGST IGST ई कैश लेजर दिल्ली का है, दिल्ली से मैं तमिलनाडु के SGST में ट्रांसफ़र कर सकता हूँ? सर नहीं, बट एक तरीका है। आप पहले CGST IGST ऑफ दिल्ली रजिस्ट्रेशन से तमिलनाडु में ले जाइए CGST एंड IGST ई कैश लेजर में, और फिर वहाँ से CGST एंड IGST से आप वहाँ के ई कैश लेजर SGST में तमिलनाडु में ले जाइए। दैट इज़ द मैकेनिज्म यू कैन फॉलो। तो ये 2 चेंजेस जो बजट 2022 के थे, उन्होंने कहा हम एट द अर्लीस्ट इसको नोटिफाई करेंगे। वेल डन। और जो चेंजेस उन्होंने बताए ट्रेड फैसिलिटेशन में, एक वेंडर सप्लायर जो ई कॉमर्स ऑपरेटर के जरिए अपना माल सप्लाई करता है। सो मान लीजिए आप वेंडर हैं एंड यू आर सप्लाइंग थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट। तो 2 चीज़ें थी। पहला ये था कि अगर आप ई कॉमर्स ऑपरेटर के जरिए अगर सप्लाई करते हैं तो आपके लिए कोई थ्रेशोल्ड अमाउंट नहीं था। अंडर सेक्शन 24 सब सेक्शन 9 ऑफ CGST एक्ट आपको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता था, कंपलसरी आपको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता था। अब इनने क्या कहा, इनने कहा नहीं, अब आपको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका एग्रीगेट टर्नओवर थ्रेशोल्ड जो 20 लाख या 40 लाख की भी लिमिट है फॉर सप्लायर ऑफ गुड्स जो इंट्रा स्टेट सप्लाई में डील करते हैं, उस थ्रेशोल्ड से नीचे है तो आपको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेने की ज़रूरत नहीं है। पर एक दूसरी कंडीशन डाल दी कि यू आर नॉट इंगेज, सच सप्लायर आर नॉट इंगेज इन इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स, यानी आप इंटर स्टेट नहीं कर पाएंगे, ओनली फॉर द इंट्रा स्टेट। बट दैट इज व्हाट आयरनी कि जब आप ई कॉमर्स ऑपरेटर के जरिए सप्लाई करते हैं तो मैक्सिमम मेरी नॉलेज में जो है वो इंटर ही करते हैं। अगर आपने इंटर 1% भी कर दिया, ये पॉइंट फ्रैक्शन परसेंटेज भी कर दिया, आपको ये बेनिफिट नहीं मिलेगी देन कंपलसरी रजिस्ट्रेशन। इस बार के GST काउंसिल में ये बात भी उठ रही थी कि क्या इन सप्लायर को, इन वेंडर को जो ई कॉमर्स ऑपरेटर के जरिए सप्लाई करते हैं, उनको कॉम्पोजिशन बेनिफिट मिल सकती है क्या? एंड कॉम्पोजिशन डीलर की कई बेनिफिट हैं, एडवांटेज हैं। कॉम्पोजिशन इंट्रा स्टेट सप्लाई करता है, इंटर नहीं करता। तो आप समझ लीजिए अगर आप इंटर करते हैं तो बेनिफिट आपके लिए नहीं है, बट कॉम्पोजिशन के लिए इन्होंने कहा कि ये जो इनकी लीगल कमेटी है वो इसको देखेगी, सिस्टम एनालाइज करेगी, प्रोसेस डेवलप करेगी, और ई कॉमर्स ऑपरेटर को भी तैयार होना है। तो उन्होंने कहा इसको हम चालू करेंगे, बट चालू करेंगे 1 जनवरी 2023 से, 1 जनवरी 2023 से करेंगे। अब हम आते हैं कॉम्पोजिशन डीलर जो GSTR 4 भरता है फॉर 21-22, उसके लिए लेट फीस वेबर उन्हें बढ़ा दी टिल 28 जुलाई
2022 तक। CMP 08 जो Q1 22-23 का था, उसके लिए अब आपकी डेट एक्सटेंड कर दी गई 31 जुलाई 2022 तक। अब मैं आता हूं नेक्स्ट चेंज। कुछ एक्सपोर्टर हैं जिनको हमने रिस्की एक्सपोर्टर बना दिया था और वो रिफंड क्लेम फाइल करते थे, उनका रिफंड बहुत लंबे पीरियड से पेंडिंग था, एंड दीज रिफंड्स वी आर नॉट कमिंग बिकॉज दे वर टर्म्ड एज ए रिस्की एक्सपोर्टर। रिस्की एक्सपोर्टर किस लिए कर दिया गया कि हो सकता है कि उनके पास जो क्रेडिट थी, जो क्रेडिट उनने अपने सप्लायर के परचेस से ली है, वो सप्लायर या L1 या L2 सप्लायर में भी फेक रहे होंगे, या उनने GSTR 1 भरा है, 3B नहीं भरा, टैक्स का पेमेंट नहीं दिया गया, तो ये सारे एक्सपोर्टर को रिस्की एक्सपोर्टर बना दिया गया फॉर नो फॉल्ट। इनका कोई फॉल्ट नहीं था और इनका जो रिफंड था उसको रोक दिया गया। लॉन्ग टाइम से इनका रिफंड पेंडिंग है। एटलीस्ट GST काउंसिल ने इस बात को समझा, उन्होंने कहा जो एक्सपोर्टर है जिसको हमने रिस्की एक्सपोर्टर बना दिया है बिकॉज हम फॉर आइडर और रीजन हम इनको IGST का रिफंड नहीं दे रहे थे या रिफंड अंडर LUT नहीं दे रहे थे, तो अब हम इनको रिफंड देंगे। सो दिस इज गुड अनाउंसमेंट, गुड रिकमेंडेशंस गोइंग फॉरवर्ड। मैंने एक और चीज़ आपको बतानी है कि देखिए, जब आप रिफंड लेते हैं बीइंग एक्सपोर्टर एंड फॉर आइडर और रीजन, आपने कोई इरोनियस रिफंड ले लिया, इरोनियस रिफंड मतलब गलत रिफंड ले लिया जो आपको नहीं मिलना चाहिए था। आप एक्सपोर्टर हैं, आपने इरोनियस रिफंड ले लिया एंड दैट रिफंड में बी आइदर अंडर LUT जिसमें आप ITC का रिफंड लेते हैं, और IGST व्हेन यू आर फॉलोइंग IGST रूट, आपने इरोनियस रिफंड ले लिया। अब आपको मालूम पड़ा या डिपार्टमेंट ने आपसे कहा, सो यू हैव रीपेड बैक, आपने वो रिफंड वापस कर दिया। जब वापस कर दिया तो एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आती थी कि मैंने रिफंड तो वापस कर दिया, लेकिन जो क्रेडिट लेजर मैंने डेबिट किया था फॉर क्लेमिंग रिफंड आइदर अंडर LUT मॉडल फॉर रिफंड ऑफ ITC और IGST, जो मैंने अपने क्रेडिट लेजर को डेबिट किया था, आप उसकी रिक्रेडिट तो मुझे दे दो। कोई मैकेनिज्म नहीं था। अब इन्हें कहा इस मैकेनिज्म को हम डेवलप करते हैं GST कॉमन पोर्टल पे। एक स्पेसिफाइड फॉर्म PMT 03A इनने डेवलप किया है। नाउ दिस रिक्रेडिट विल कम ऑटोमेटिकली। अब ऑटोमेटिकली आपके पास ये रिक्रेडिट वापस आ जाएगी, यानी जितना अमाउंट आपने डेबिट किया था व्हाइल क्लेमिंग द रिफंड, और जो रिफंड इरोनियस था जिसको आपने रीपेड वापस कर दिया, अब क्रेडिट आपका रिक्रेडिट ऑटोमेटिकली होगा विद द फॉर्म PMT 03A। नेक्स्ट बढ़ता हूं। देखिए, एक एग्जम्पशन मिलती थी, एग्जम्पशन फॉर पेमेंट ऑफ IGST जब आप इंपोर्ट करते हैं अगेंस्ट एडवांस ऑथराइजेशन, EPCG, EOU, यानी आपको IGST का पेमेंट एट द टाइम ऑफ इंपोर्ट नहीं करना पड़ता। एग्जम्प्टेड है टिल 30 सितंबर 2022 तक एग्जम्प्टेड है। अब GST काउंसिल ने कहा ये एग्जम्पशन हम आगे बढ़ा देंगे, यानी नो पेमेंट ऑफ IGST ऑन इंपोर्ट अगेंस्ट एडवांस ऑथराइजेशन, EPCG, EOU। इन्होंने कहा अब ये स्कीम आगे बढ़ जाएगी, आपको IGST का पेमेंट नहीं करना। एक वॉलेट स्कीम इनने इवॉल्व की थी, उसको इनने कहा कि अब इस वॉलेट स्कीम को हम परस्यू नहीं करेंगे। सो व्हेन यू आर इंपोर्टिंग अंडर एडवांस ऑथराइजेशन, EPCG एंड EOU, you need not require to pay IGST and will continue to be exempted even beyond 30th September 2022. Going forward, अब हम आते हैं सर्कुलर। इनने कहा हम कई ऐसे सब्जेक्ट मैटर हैं जिसके ऊपर सर्कुलर इशू करेंगे टू प्रोवाइड द क्लैरिटी, सर्टेनिटी एंड टू अवॉइड अनवांटेड लिटिगेशन। चलिए, अच्छी बात है। अब क्या सब्जेक्ट मैटर ने पकड़े जिसके सर्कुलर आएंगे, वी विल डिस्कस। जब सर्कुलर आएंगे तब डिटेल में भी हम डिस्कस करेंगे, बट मैं अभी आपको पॉइंट बता दूं ऐसे कौन से इश्यूज हैं
जिस पे जीएसटी काउंसिल ने कहा कि वो सर्कुलर इशू करेंगे। पहला पॉइंट, उन्होंने कहा जो रिफंड अंडर इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर, जो सप्लायर अपना सप्लाई कर रहा है गुड्स और कंसेशनल नोटिफिकेशन फॉलो कर रहा है एंड दैट सप्लाइज अंडर इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर, वो रिफंड लेता है तो सर्कुलर इशू करेंगे। वहां पे डाउट है, जब कंसेशनल नोटिफिकेशन आप फॉलो कर रहे हैं तो आईडीएस का रिफंड आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा। दैट सर्कुलर विल क्लैरिफाई दिस इशू। सेकंड पॉइंट, आपकी जो फेक इनवॉइस का जो इशू है, जो पैन इंडिया अभी हाइप हो रखा है, किसने फेक इनवॉइस रेज किया, किसको क्रेडिट मिलेगी, और एक सप्लाई चेन में फेक इनवॉइस की वजह से मान लीजिए 3 पार्टी हैं, क्या तीनों पार्टी पे आप डिमांड लगा देंगे, तीनों पार्टी से आप पेनाल्टी ले लेंगे या वैल्यू एडिशन पे टैक्स लेंगे? मान लीजिए ए है, ए ने फेक इनवॉइस रेज किया 100 रुपए का, बी को रेज किया, बी ने क्रेडिट ले ली। अब बी ने 110 रुपए का रेज किया सी पे, सी ने उसकी क्रेडिट ले ली। तो मेन जो बंदा है वो ए है, उसने 100 रुपए का रेज किया था। अब 100 रुपए पे मान लीजिए उसने 18% जीएसटी लगाया, तो उसका फेक इनवॉइस था। अब डिमांड क्या आप तीनों से, ए बी सी तीनों से ले लेंगे, या फिर ए से 100 रुपए के ऊपर लेंगे, बी से 10 रुपए के वैल्यू एडिशन पे लेंगे, सी से उसके वैल्यू एडिशन पे लेंगे? तो अब एक सर्कुलर आएगा टू क्लैरिफाई कि फेक इनवॉइस के केस में कैसे हम डिमांड और पेनाल्टी एलीज करेंगे और कैसे हम सो कॉज नोटिस देंगे। एडवाइजेबल, क्योंकि एक ही ट्रांजैक्शन के लिए तीनों टैक्स तो नहीं देंगे, अदरवाइज तो ट्रिपल टैक्सेशन हो जाएगा। क्लैरिटी चाहिए थी, इट इज बीइंग प्रिस्क्राइब्ड कि एक सर्कुलर आएगा। नेक्स्ट ने कहा कि जीएसटीआर 3B जब हम भरते हैं, अब कंपल्सरली, मैंडेटरीली आपको इंटर स्टेट सप्लाई दिखानी पड़ेगी। क्यों? जीएसटी इज ए डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्स। जब तक हम उसे इंटर स्टेट नहीं दिखाएंगे तो कंज्यूमिंग स्टेट को जीएसटी रेवेन्यू नहीं मिलता। इन केस ऑफ B2C काउंटर सेल मोर देन 50,000, डिस्प्यूट है पैन इंडिया कि इसको हम इंट्रा माने या इंटर माने। मैंने अपने कई वीडियो में आपके साथ शेयर किया है कि B2C सप्लाई जो होती है, और अगर 50,000 रुपये से टैक्सेबल, 50,000 रुपये से ज़्यादा है, द वैल्यू, टैक्सेबल वैल्यू 50,000 से ज़्यादा है, तो आपको कंपल्सरली नेम एंड एड्रेस ऑफ द रिसिपिएंट, उसकी डिलीवरी, रिसिपिएंट स्टेट का नाम और उसका स्टेट कोड आपको डालना पड़ेगा बीइंग सप्लायर व्हाइल रेजिंग द टैक्स इनवॉइस। यानी अब आपको इंटर स्टेट की सप्लाई प्रॉपर्ली कैप्चर्ड करनी पड़ेगी, और वो भी कंपल्सरली। दूसरी बात उन्होंने कही कि जहां भी इनएलिजिबल क्रेडिट है या ब्लॉक 17 सबसेक्शन 5 ब्लॉक क्रेडिट है, उन्होंने कहा कि ये पर्टिकुलर जो इनएलिजिबल या ब्लॉक क्रेडिट है आपको स्पेसिफिकली अपने जीएसटीआर 3B में दिखानी पड़ेगी। तो यानी ये मैंडेटरीली सर्कुलर आएगा हम सब के लिए। नेक्स्ट इन्होंने कहा जब डीम्ड एक्सपोर्ट होता है, सो डीम्ड एक्सपोर्ट क्या है? जब आप ईओयू को सप्लाई कर रहे हैं, अगेंस्ट एडवांस ऑथराइजेशन सप्लाई कर रहे हैं, तो सप्लायर जब सप्लाई कर रहा होता है तो वो रिफंड लेता है, या रिसिपिएंट भी रिफंड ले सकता है, ईओयू भी रिफंड ले सकता है। पर कैसे लेगा, क्या क्लैरिटी होंगी? एक सर्कुलर हमारे पास आएगा और एक्सप्लेन करेगा कि वो बेनिफिट हमें कैसे मिलेगी। नेक्स्ट पॉइंट, 17 सबसेक्शन 5 ऑफ CGST एक्ट, आपको मालूम है ब्लॉक क्रेडिट, नेगेटिव लिस्ट, क्रेडिट नहीं मिलती, बट लॉट ऑफ इंटरप्रिटेशन इशू हैं। तो जीएसटी काउंसिल ने ये रिकमेंड किया है कि 17 सबसेक्शन 5 के लिए इंटरप्रिटेशन जो है वो एक सर्कुलर इशू करेंगे। दैट मे बी ऑन कंस्ट्रक्शन, दैट मे बी ऑन गिफ्ट और फ्री सैंपल, लॉट मेनी पॉइंट्स आर देयर अंडर सेक्शन 17 सबसेक्शन 5, जिसके ऊपर इंटरप्रिटेशन के ऊपर एक सर्कुलर दे आर गोइंग टू इशू। नेक्स्ट पॉइंट, जब परक्विजिट कोई एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को देता है,
अंडर कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट, तो उसका ट्रीटमेंट क्या होगा? क्या उस पर जीएसटी लगेगा? क्या हम उसको पार्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट मान लेंगे? जो क्लैरिटी आनी चाहिए वो अब सर्कुलर डिपार्टमेंट इशू करेगा. दैट इज व्हाट द रिकमेंडेशन ऑफ जीएसटी काउंसिल. हमारे पास ई कैश लेजर, ई क्रेडिट लेजर पड़ा होता है. मेरे बैलेंस होता है ई क्रेडिट लेजर में और ई कैश लेजर में. पर कई बार डिस्प्यूट होता है कि हम कैसे यूटिलाइज करें अगेंस्ट डिमांड एंड अदर लाइबिलिटीज. तो मेरे पास जो बैलेंस ई कैश लेजर और ई क्रेडिट लेजर में पड़ा है वो किस डिमांड और लाइबिलिटीज के अगेंस्ट में एडजस्ट हो सकता है. ये सर्कुलर इसलिए ने निकाला कि आप कोई पेनाल्टी, लेट फीस ई क्रेडिट लेजर से नहीं दे सकते, आपको कैश में ही पे करना पड़ेगा. सो मे बी ए क्लैरिटी विल इमर्ज एंड दैट्स व्हाट दे आर गोइंग टू इशू ए सर्कुलर इन दिस रिगार्ड. एक और इनने बात कही फॉर फाइनेंशियल ईयर 2021 जीएसटीआर 9 जो एनुअल रिटर्न है और 9A जो कॉम्पोजिशन डीलर के लिए एप्लीकेबल है फॉर 2021. जो डेट आपके सामने है वो 2021 तो चली गई. लेट मी करेक्ट, मैं गलत बोल गया. 21-22 2021-22 जिसकी लास्ट डेट है 31 दिसंबर 2022. उन्होंने कहा जो उनकी एग्रीगेट टर्नओवर अप टू 2 करोड़ है उनके लिए जीएसटीआर 9 एनुअल रिटर्न एंड जीएसटीआर 9A फॉर कॉम्पोजिशन डीलर एग्जिम्प्टेड रहेगा. उनको 9 और 9A भरने की जरूरत नहीं है. दिस इज एप्लीकेबल फॉर फाइनेंशियल ईयर 21-22. ड्यू डेट 31 दिसंबर. लेकिन अगर एग्रीगेट टर्नओवर अप टू 2 करोड़ है तो आपको ये एग्जिम्पशन मिलेगा, आपको भरने की जरूरत नहीं है. नेक्स्ट, जब हम ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट होती हैं MEIS, SEIS, जब हम बेचते हैं तो कोई जीएसटी नहीं लगता उन क्रेडिट स्क्रिप्ट के ऊपर, तो एग्जम्प्टेड मानी जाती है. जब एग्जम्प्टेड मानी जाती है तो क्वेश्चन ये आता था क्या मुझे अपनी कॉमन क्रेडिट का रिवर्सल करना पड़ेगा. इनने कह दिया एक सर्कुलर आएगा एक्सप्लेनेशन 1 रूल 43 और उन्हें कहा अब आपको कोई रिवर्सल करने की जरूरत नहीं है. नो रिवर्सल रिक्वायर्ड व्हेन यू आर सप्लाइंग दिस ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट एज ए एग्जम्प्टेड सप्लाई. लाउडेबल वन एंड वेलकम. नेक्स्ट चेंज इन्हें किया कि जब आप एक्सपोर्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी करते हैं और आपके पास एक्यूमुलेटेड आईटीसी है तो आपको रिफंड ऑफ एक्यूमुलेटेड आईटीसी ऑन एक्सपोर्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी, एडवांटेज मिलेगा. और एक और सर्कुलर अब आएगा जो पॉइंट इंपॉर्टेंट है, जो ड्यूटी फ्री शॉप होती हैं एट इंटरनेशनल एयरपोर्ट. जब वहाँ से सप्लाई ऑफ गुड्स किया जाता है टू आउटगोइंग इंटरनेशनल पैसेंजर, इसको एक्सपोर्ट माना जाएगा. यानी दोज ड्यूटी फ्री शॉप्स कैन अवेल द एक्सपोर्ट बेनिफिट. ये थे सर्कुलर जो डिफरेंट इशू पे अब डिपार्टमेंट इशू करेगा एज रिकमेंडेड बाय जीएसटी काउंसिल. अब मैं आता हूं ट्रेड फैसिलिटेशन. ट्रेड फैसिलिटेशन में इन्हें क्या क्या अनाउंसमेंट किया. सबसे पहला अनाउंसमेंट, हम जीएसटीआर 3B की बात सुन रहे थे कि जीएसटीआर 3B हमें रिवाइज करने मिलेगा, ऐसा ही सुन रहे थे हम लोग. सर ऐसा कुछ अनाउंसमेंट नहीं है. उन्होंने ये कहा कि अब जीएसटीआर 3B में क्या अमेंडमेंट किया जा सकता है तो ये पब्लिक डोमेन में डालेंगे और हमसे पूछेंगे, हमसे राय मांगेंगे, इनपुट एंड सजेशन बिफोर अलाउइंग कि हम जीएसटीआर 3B को रिवाइज करने दें या ना दें. तो इस जीएसटी काउंसिल में रिवीजन ऑफ जीएसटीआर 3B कुछ रिकमेंडेशन नहीं है. कमिंग टू द नेक्स्ट एस्पेक्ट, और ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है. जब हम रिफंड क्लेम करते हैं ना अंडर सेक्शन 54 एंड 55 जीरो रेटेड सप्लाई, तो पीरियड ऑफ लिमिटेशन हम देखते हैं. हमारा पीरियड ऑफ लिमिटेशन है 2 साल फ्रॉम द रिलेवेंट डेट. अब इन्हें कहा द स्पेसिफिक पीरियड स्टार्टिंग फ्रॉम 1 मार्च 2020 से लेकर 28 फरवरी 2022 तक, फ्रॉम 1 मार्च 2020 टू 28 फरवरी 2022, इस पीरियड को एक्सक्लूड किया जाएगा.
from period of limitation for filing refund claim under section 54 और 55। सिमिलर बेनिफिट अब डिपार्टमेंट को भी मिलेगी कि ये जो पीरियड है 1 मार्च 2020 से लेकर 28 फरवरी 2022 तक, ये पीरियड एक्सक्लूड किया जाएगा फ्रॉम पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर इशुएंस ऑफ डिमांड, सो कॉज नोटिस और ऑर्डर अंडर सेक्शन 73 नॉन फ्रॉड केस CGST एक्ट। यानी ये दोनों बेनिफिट एट पार टैक्स पेयर को भी दी गई और टैक्स डिपार्टमेंट को भी दी गई। एक इंपॉर्टेंट चेंज और इनने रिकमेंड किया कि 73 जो नॉन फ्रॉड केस है उसमें अगर डिमांड रेज करनी है तो टाइम पीरियड स्पेसिफाइड है, ऑर्डर इशू करना है तो टाइम पीरियड स्पेसिफाइड है। सो दैट इज ऑलवेज ड्रिवन बाय ड्यू डेट ऑफ एनुअल रिटर्न। पर उनने अब कह दिया फॉर 17-18 स्पेसिफिकली फॉर रेजिंग डिमांड एंड ऑर्डर अंडर सेक्शन 73 अब डेट होगी 30 सितंबर 2023, 30 सितंबर 2023, एक स्पेसिफिक यानी ये चेंज आएगा। सो ये है कॉम्प्लायंसेस से रिलेटेड। अब मैं आता हूँ एक और लास्ट चेंज जो स्ट्रीमलाइनिंग कॉम्प्लायंसेस में है, ऑटोमेटिक रिवोकेशन ऑफ सस्पेंशन ऑफ GST रजिस्ट्रेशन। कई बार टैक्स पेयर का GST नंबर सस्पेंड हो जाता है फॉर द रीजन कि वो कंटिन्यूसली अपना GST का रिटर्न एज स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 29 सबसेक्शन 2 क्लॉज B एंड क्लॉज C ऑफ CGST एक्ट नहीं भर रहा था, वो रिटर्न नहीं भर रहा था, तो उसका रजिस्ट्रेशन नंबर सस्पेंड कर दिया जाता है। फिर वो भर देता है अपनी रिटर्न, लेकिन उसका सस्पेंशन खुलता नहीं है, तो उन्होंने कहा अब ऑटोमेटिक रिवोकेशन होगा। अगर उसने रिटर्न भर दिया तो ऑटोमेटिकली जो उसका रजिस्ट्रेशन सस्पेंड हुआ है उसको रिवोक कर दिया जाएगा। इसे कॉम्प्लायंस, ईजनेस, ईज ऑफ बिजनेस, ऐसा इनने कहा। 2-3 चीजें और इंपॉर्टेंट हैं फॉर कैसीनो, हॉर्स रेस एंड ऑनलाइन गेमिंग के लिए जो चेंजेस लाने वाले थे, डिस्कशन हुआ, बट स्टिल GST काउंसिल ने ये डिसाइड किया कि फिर से जो स्टेक होल्डर्स हैं, गोवा है, इनकी बात सुनी जाए, इनकी बात मानी जाए। GST ट्राइब्यूनल बनाने के लिए जो GST ट्राइब्यूनल इतने दिन से हम वेट कर रहे हैं, अभी भी कुछ डिस्प्यूट है, कुछ डिमांड है स्टेट की और डिमांड के कुछ रिप्रेजेंटेशन भी हैं उनके डिमांड के अलावा। तो ये मौका दिया गया है स्टेट को कि फॉर फॉर्मेशन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ GST ट्राइब्यूनल स्टेट अपनी बात एक स्पेसिफाइड ग्रुप ऑफ मिनिस्टर के सामने रखें, जिससे GST ट्राइब्यूनल एट द अर्लीस्ट बनाया जा सके। बट वी ऑल नो कि GST को आए 5 साल हो गए, बट स्टिल ट्राइब्यूनल नहीं बना है। A lot of litigation are going to the High Court only. Last and foremost, compensation cess. कई स्टेट थे, 16 स्टेट ऐसे हैं जिनकी रेवेन्यू शॉर्टफॉल है। They are not able to get their revenue which they were getting in pre-GST era. रेवेन्यू शॉर्टफॉल है, तो उनने कहा था कि भाई आप कॉम्पेंसेशन सेस का पीरियड बढ़ा दीजिए। आज 30 जून 2022, आज एक खत्म हो रहा है। हाँ, सेंट्रल ने नोटिफाई कर दिया है कि जो कॉम्पेंसेशन सेस वो कलेक्ट करेंगे वो 31 मार्च 2026 तक चलेगा, बट स्टेट को जो कॉम्पेंसेशन सेस देना है वो आज 30 जून 2022 को खत्म हो रहा है। इस पे GST काउंसिल ने कोई डिसीजन नहीं लिया फॉर एक्सटेंशन, एंड एज पर मी राइटली सो नहीं लिया जाना चाहिए। हाँ, सेंटर और स्टेट आपस में बैठ के इस मुद्दे को सुलझाए। एक GST जो बिगेस्ट इनडायरेक्ट टैक्स रिफॉर्म है सिंस इंडिपेंडेंस, इसकी यूनिफॉर्मिटी और कॉम्पेंसेशन सेस को आप इस तरीके से आगे नहीं बढ़ा सकते। हाँ, अगर स्टेट की रेवेन्यू शॉर्टफॉल है तो क्या बेस्ट किया जा सकता है, हमें वो देखने की जरूरत है। वो स्टेट जो रेवेन्यू शॉर्टफॉल पे हैं उनने अपनी बातें रखी। छत्तीसगढ़ के जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं उनने तो ये कहा कि जो GST का कंपोनेंट है, जो 50-50 शेयर होता है, 50% सेंट्रल के पास जाता है, 50 स्टेट के पास जाता है, 50 की भी देन 42%
बाय डिवोल्यूशन फॉर्मूला स्टेट के पास जाता है। अब ये कह रहे हैं कि चूंकि हमारा रेवेन्यू शॉर्टफॉल है तो जो जीएसटी का कंपोनेंट है वो 50-50 के बजाय 70 स्टेट के पास जाए, 30 सेंट्रल के पास जाए, या 80-20 हो जाए, कुछ इस तरह के प्रपोजल। ऐसा भी मैंने सुना कि अगर स्टेट यूनिलैटरली अपने आप ही अगर कुछ चेंज करने लगेंगे रेट, इन टर्म्स ऑफ रेट और टैक्सेबिलिटी, देन पर्पज ऑफ जीएसटी, जो बिगेस्ट इनडायरेक्ट टैक्स रिफॉर्म है, ब्रिंगिंग यूनिफॉर्मिटी, एंड वी ऑल आर टॉकिंग अबाउट वन नेशन वन टैक्स, वो डिफीट हो जाएगा। हाँ ठीक है, शॉर्टफॉल है, इसका इस मुद्दे को सेंटर एंड स्टेट दोनों को मिलकर सुलझाना चाहिए, बट बोथ हैज टू इंश्योर कि ये जो यूनिफॉर्मिटी, वन नेशन वन टैक्स वन मार्केट, ये हमारा कायम रहे। जीएसटी आने वाले टाइम में हम सबको ग्रोथ देने वाला है, हमें मिल के साथ चलना है। अब रेवेन्यू शॉर्टफॉल को हम कैसे मीट आउट कर सकते हैं, इट्स अ मैटर ऑफ सेंटर एंड स्टेट टू डिसाइड एंड टेक इट फॉरवर्ड। इस वीडियो में मैंने पूरी कोशिश की, 42 मिनट का कैप्सूल होने आ रहा है, to give you the flavor, important highlight of 47 GST Council meeting held at Chandigarh on 28 and 29 June. Thanks for watching. Stay tuned. अपने कमेंट भी डालिए कमेंट बॉक्स में। कई बार आप जब सुनते हैं तो आपके माइंड में भी बहुत सी बातें आती हैं, कोई फीडबैक, कोई सजेशन, या आपके माइंड में कोई रिप्रेजेंटेशन है जो आप चाहते हैं कि मैं आपकी बात आगे जो कंसर्न अथॉरिटी है उनके सामने रखूं। ऑब्जेक्टिव इज हम सबको आगे बढ़ना है। जर्नी ऑफ जीएसटी 5 साल कल 1 जुलाई होने वाला है। विशिंग यू इन एडवांस टू ऑल ऑफ यू हैप्पी जीएसटी डे, हैप्पी चार्टर्ड अकाउंटेंट डे। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग।